तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय अगर आप समझो, मैं हिंट दूं तो 23 अगस्त 2001 की बात है, जब एक घटना हुई रात को। और वो घटना इतनी खतरनाक थी कि उस घटना से मात्र एक गांव, एक शहर, एक जिला, एक राज्य ही नहीं, पूरा देश सदमे में चला गया था। ऐसी वो खतरनाक रात जब जहां पे सेलिब्रेट किया गया हो किसी का जन्मदिन, और फिर जब वो सो गए तो फिर दोबारा नहीं उठे। और एक ऐसी छोटी सी गुड़िया जो मात्र बताई जाए 24 दिन की थी, जो गुडल ये भी नहीं चल रही थी, उसको दीवारों से भिड़ा भिड़ा के मार दिया गया। पूरी जानकारी इसी मामले पे, रेलू राम पुनिया। जब ये नाम दिमाग में आवा है तो एक बड़ी सारी कोठी भी दिमाग में आवा है, और एक स्लाइड जो यूं बतावा है, आपने देखी होगी कि घर के ऊपर जाके गाड़ी की पार्किंग होया करती। हमारे साथ बैठे हैं मनोज कुश एडवोकेट, डॉक्टर मनोज कुश एडवोकेट। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सर, जब यह 23 अगस्त की बात आवा है 2001 की, तब मैं +2 करी थी मैंने, और जब यह घटना घटी तब तो मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। हम जैसे यूट्यूबर अखबार में ही आया करते, पढ़ा करते, तो बड़े बड़े अखबार में भी हमने देखे हुए हैं वो घटना। और इस मामले पे ये मामला अब उठ गया क्योंकि जो कल्प्रिट थे या एक्यूज्ड थे, उनको अब कहीं ना कहीं रियायत मिली है। तो ये मामला फिर से दोबारा उठा है 24 साल के बाद, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं आपको बेहतर पता है। तो मैं जानना चाहूंगा ये मामला क्या था, या हम अभी तक जो मैंने बताया उसमें कहीं गड़बड़ है, या लोगों के सामने ठीक से नहीं आया, या क्या मामला था रेलू राम पुनिया। एक कोटेशन भी थी, रेलू राम की रेल चलेगी अब की बार नहीं तो फिर चलेगी, और बिन पानी बिन तेल चलेगी। ये रहा था बड़ा, हर आदमी के जुबान पे था सर। बिल्कुल। तो ये क्या बात थी, कौन सी वो रात थी, और क्यों यह घटना घटी? देखो, सबसे पहले दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, ये हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम वो जनता के सामने इन फैक्ट्स के हिसाब से बना रहे हैं। जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, उन्हीं फैक्ट्स को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये घटना थी, ये 23 अगस्त 2001 की घटना है। उससे पहले, इस घटना से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। बैकग्राउंड की अगर बात करूं, रेलू राम पुनिया जी जो हमारे पहले विधायक रहे हैं बरवाड़ा हलके से, वो एक नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते थे, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट फैमिली है जो लेतानी की। वहां पे क्या चीज है, एक सिंपल से एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपना एक नाम पहचान बनाई, और उन्होंने, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भी 90 के दशक में एक इलेक्शन फाइट किया था, कंटेस्ट किया था। पहले इलेक्शन में वो क्या चीज है, विन नहीं हो पाए थे। उसके बाद में जैसे हरियाणा के अंदर और पूरे इंडिया की बात करूं तो 1995 के अंदर फ्लड आया था, बहुत भयंकर फ्लड, बहुत भयंकर था। तो उस भयंकर फ्लड के टाइम है ना, रेलू राम जी ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था, और जनता के लिए इतना बड़ा एक मिसाल के रूप में पैदा हुए थे कि उन्होंने हर तबके को एक, उनको अनाज से लेके उनको हर चीज की क्या है फैसिलिटीज दी हैं। और रेलू राम जी के बारे में बताया जाता था, अगर उसके घर पे कोई गरीब आदमी आ गया और बोला कि भी मेरे को मेरी लड़की की शादी करनी है, तो वो कभी पीछे नहीं हटते थे। शादी का जो दहेज का सामान है, पैसे है, वो सब कुछ देते थे। ऐसे ही मैं उनकी बात करूं कि जर्नी की बात है, वो बहुत ही मतलब ऐसी रही है। गरीब परिवार से उठ के उन्होंने जैसे ऑयल के वो मार्केटिंग करते थे, जन फसल, उसका उनका जो था एग्रीकल्चर के जो है लैंड्स के ऊपर काम किया। तो इस टाइप से उन्होंने ऐसा बिजनेस फरीदाबाद में यहाँ स्टैब्लिश किया, जिससे कि उनके लगभग 100 एकड़ जमीन यहाँ है। गुड़गांव, फरीदाबाद और दिल्ली के अंदर काफी मतलब प्रॉपर्टी बताई जा रही है जो हमारे सामने आई है। तो एक देखें कि भी उन्होंने जीरो से उठ के जनता के साथ रह के और जनता की इतनी भलाई करते हुए अपनी एक पहचान बनाई, मुकाम हासिल किया। और उसी मुकाम और उसी के बलबूते पे जो 96 का इलेक्शन आया, पहले वो लोक दल के साथ थे, उनकी कंपेनिंग करते थे काफी, लेकिन 96 का जो विधानसभा इलेक्शन था हरियाणा का, उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने आप को क्या किया, वहां पे स्टैब्लिश किया। और इंडिपेंडेंट में भी जाके बरवाड़ा हल्के के अंदर उनका एक नारा था, जो पहले हमने इंटरव्यू के टाइम बताया था, रेलू राम के बारे में जो थी, रेलू राम की रेल चलेगी। क्योंकि उन्होंने रेल का इंजन का जो होता था ना, उन्होंने अपना चुनाव निशान लिया था। रेल का जो था निशान था उनका, जो चुनाव चिन्ह होता है, जैसे चुनाव चिन्ह रेल का जो इंजन होता है, वो रखा हुआ था। तो उनकी एक कहावत सी बनी, जैसे कि भी आपकी जो है कि रेलू राम की रेल चलेगी,
फिर नहीं तो फिर चलेगी, और बिन पानी बिन तेल चलेगी। तो ये हर जुबान पे, बच्चे बच्चे की जुबान पे था। हम बहुत छोटे होते थे उस टाइम में, तो हम भी सुनते थे कि भी एक रेलू राम यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, और उसने एक तरफा मतलब जीत यहाँ हासिल की थी, इंडिपेंडेंट। और बाद में जब बंसीलाल जी की सरकार हरियाणा विकास पार्टी की बनी, तो उनको उन्होंने क्या किया, समर्थन देके वो क्या किया, पूरे उन्होंने अपने वो किया, सारा राजनीति का अपना करियर जो था वो एस्टेब्लिश किया, और अपने बिजनेस, अपने बलबूते पे बिजनेस में अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर, लितानी मोड़ है वहां पे उन्होंने अपना एक, पहले तो एक छोटी सी उनके खेत के अंदर ही ढाणी टाइप से रहते थे, उन्होंने एक ऐसा महल वहां तैयार किया था कि पूरे, जिसका चर्चा पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत के, हिंदुस्तान के अंदर था। जो जैसे आपने बताया कि उनकी गाड़ी भी ऊपर जाके पार्क होती थी, आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको काफी चीजें आएंगी। लेकिन क्या होता है जी, आदमी को है ना अपने ही मारते हैं, जो बाहर के होते हैं ना उनसे तो हम क्या चीज है, सुरक्षित रह सकते हैं, दुश्मनों से तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। आप पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें, आप अगर मैं बात करूं महाभारत रामायण टाइम से भी अगर बात करूंगा, तो वहां भी अगर रावण की बात करूं, विभीषण था ना, उसकी वजह से ही रावण का क्या हुआ, वध हुआ, या रावण हारा। अदरवाइज श्री रामचंद्र के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था कि उनको हरा पाए। तो जो घर में विभीषण होते हैं, हम उनसे बचना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर किसी परिवार के अंदर, मैं सीधे तरीके से बताऊं, अगर परिवार के अंदर ही फूट पड़ जाती है, या परिवार ही दुश्मन हो जाता है ना, तब जाके उस आदमी के सामने बेचारे के पास कोई विकल्प नहीं बचता। अब जो बंदा तुम्हें थाली में खिला रहा है, वही आपके साथ कुछ गलत कर दे, तो उससे कैसे बचोगे? पड़ोसी है, अड़ोसी है, दुश्मन है, से तो अलर्ट रह सकता है, लेकिन परिवार से कैसे अलर्ट? वो आदमी माइंड से नहीं, दिल से हर चीज से टूटता है जब परिवार उसको क्या चीज है, सपोर्ट नहीं करता। तो आदमी की जो स्ट्रेंथ होती है वो परिवार होती है, और आदमी की जो, अगर मैं कमजोरी बोलूं, वो भी परिवार होती है। तो फिर यह घटना क्या हुई? उस पे आएंगे हम, डायरेक्टली नहीं आएंगे। तो अब चीज क्या थी कि ऐसा होने के बाद में रेलू राम पुनिया जी की 2 शादियां थी। पहली शादी से जो उनका बेटा था सुनील था, और दूसरी शादी से 2 लड़कियां, जो सोनिया और प्रियंका, पम्मी बोलते हैं उसे, लड़की को बोलते थे, वो थी इनसे। और इनकी जो सेकंड वाइफ है, जब इनकी डेथ हुई अराउंड 50 साल की इनकी उम्र रही थी, जो भी मर्डर हुआ था। और जो उसकी वाइफ थी कृष्णा, उसकी 41 के अराउंड एज थी। 23 का जो एज थी वो थी अपने इसकी सुनील की, जो इसका पहली जो वाइफ से लड़का था। 16 साल की जो लड़की थी वो पम्मी, जो प्रियंका थी। और एक जो इसके वाइफ थी, सुनील की वाइफ शकुंतला थी। शकुंतला 21 साल की थी। तो उस ड्यूरेशन में 3 बच्चे इसके थे, जो सुनील के थे। एक लोकेश था, उसके बाद में एक गुड़िया वो थी प्रिया थी, और एक और गुड़िया थी। ऐसे मिला के मतलब 4 साल, 3 साल और 2.5 महीने, जो 23 दिन ना होके वो 2.5 महीने की लड़की थी, जो प्रिया थी। ओके। तो पूरे परिवार को 8 परिवार के सदस्य थे। 9वीं कौन थी? ये खुद सोनिया थी इस पूरे परिवार के अंदर। ठीक है। रेलू राम पुनिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें से 8 की एक दिन निर्मम हत्या, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बुरी तरीके से लोहे की रोड से, आयरन जो लोहे की या जैसे स्टील रोड होती है, उससे क्या चीज की गई थी, इनको क्या वार करके मारा गया था। ये कंप्लीटली क्या था, एक प्लान वे में काम किया गया था, प्लानिंग से कंप्लीटली प्लान। उसके पीछे भी क्या रीजन था, मैं क्लियर सी थोड़ी सी बता दूं कि थोड़े दिन पहले जैसे हमारे पास कागजों में आया है, वो चीजें हमारे सामने हैं। देखो, हम इस चीज की पुष्टि ये है कि भी हमारे पास जो फैक्ट्स है उसी फैक्ट्स के हिसाब से हम बता रहे हैं। कोई हम आई विटनेस तो थे नहीं, ठीक है, आप भी नहीं और मैं भी नहीं थे। इवन पूरे केस में आई विटनेस नहीं था, किसी ने आंखों देखी कोई बात कही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो बताया गया है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके की ऐसी कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन क्या है, जो केस के अंदर अगर हमारे सामने फैक्ट्स आए, उन फैक्ट्स को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो जब प्रोसिक्यूशन ने, जब केस की इन्वेस्टिगेशन होती है, तो सीधे तरीके से क्या दिखाया गया था कि जो ये हत्याकांड हुआ है, उसके पीछे क्या था कि उससे पहले, कुछ दिन पहले सुनील के साथ कोई 46 एकड़ की कोई जमीन के रिगार्डिंग कोई इनका आपस में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ जमीन को लेके। उसके सिलसिले में बताया गया है कि पीछे बताया है उसमें कि सोनिया ने उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी थी। किसके ऊपर? जो सुनील है, इसका भाई था, जो मतलब सौतीला भाई बोल सकते हैं, उसके ऊपर। फिर बाद में क्या होता है कि भी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए क्या होता है, ये प्रियंका जो लड़की थी, ये हॉस्टल में पढ़ती थी। जिस दिन ये अकरेंस हुआ, उसी रात को, उससे पहले क्या है, इसको हॉस्टल से लेके आया गया, और वहां पे इवन पटाखे वटाखे भी शाम को बजाए गए थे, कुछ ऐसा आया था, सुनने में आया। तो उसके बाद क्या होता है कि भी रात को खीर में, जैसे एफएसएल की बात करूं, जो आया उसके अंदर, खीर के अंदर अफीम मिली थी, उसके अंदर कुछ ऐसा था कि भी आप उसको जो कंज्यूम किया गया वो चीज थी। और जितनी की डेड बॉडी थी, इनके साथ कोई मतलब ऐसे स्ट्रगल मार्क नहीं थे वहां पे, सिर्फ एक शकुंतला को टाइड के बांध के रखा गया था, कुछ ऐसा आया था। और ये सारी जो प्रोसिक्यूशन ने जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर आया था, ये सिंपली क्या था, इवन सोनिया के कंज्यूम जो पेस्टिसाइड्स है कंजप्शन का आया था, जिसको बाद में बरवाड़ा जनता हॉस्पिटल में शायद एडमिट भी कराया गया था। तो ये सारी स्टोरी थी। तो उसका पता कैसे चलता, रात को ये सारा अकरेंस होता है,
रात को ये इकट्ठे कैसे हुए सारे के सारे? सारा परिवार वही रहता था। एक लड़की थी जो ये प्रियंका है, ये हॉस्टल में रहती थी, उसको एक क्योंकि दिन चर्चा ही चली थी कोई बर्थडे मनाना था। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ही सब इकट्ठे हुए थे। ओके। और सोनिया की शादी जो थी संजीव से हुई थी, जिसमें दो ही एक्यूज साइड किए गए थे, एक सोनिया थी और दूसरा क्या था, संजीव था, जो इसका हस्बैंड है, मतलब वो यूपी से बिलोंग करते, सहारनपुर से। तो क्या था कि भाई इस हिसाब से एक पूरा केस जो था वो ब्लाइंड मर्डर टाइप से था, देखा जाए तो ब्लाइंड मर्डर की किसी ने आंखों देखा जिसे कहते हैं, आई विटनेस। इस केस में कोई आई विटनेस अकाउंट नहीं था। ये घटना 2001 की है, जिसके अंदर क्या चीज हुआ, उस टाइम जो एसपी होते थे वो यहाँ राजपाल होता था, कोई एसपी थे वहां पे, जिन्होंने पूरे केस को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया गया। और सुबह 4:00 के ऊपर जो लोकेश की बस का वैन सर्वेंट इसको लेने आता, तब पता चलता है ये घटना हो गई है। और साथ में क्या चीज है, और जो अनकॉन्शियस उसमें सोनिया को क्या चीज है वहां पाया जाता है, उसको शिफ्ट किया गया बरवाला। तो उसके बाद में जो रेलूराम पुनिया का भाई था, राम सिंह पुनिया, उसने एज ए कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता एक बन के इसके अंदर क्या दी गई थी, शिकायत दी थी। और उसी शिकायत के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ। और मुकदमा दर्ज होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन की गई, और इवन सीबीआई की भी मांग की गई थी कि इस मुकदमे को सीबीआई को सौंप दिया जाए, सीबीआई इसको क्या करे, इन्वेस्टिगेट करे। बट वहां पे जैसे कि सरकार ने उसके ऊपर इतना संज्ञान ना लेते हुए जो एजेंसी थी, लोकल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराई गई। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेसिकली जो पाया गया वो ये था कि भी 2 तो ये पर्सन थे और 7 पर्सन और थे शायद, जिनके अंदर इसके फैमिली मेंबर्स थे संजीव के, कि उनकी भी मिली भगत में ये सारा सब कुछ हुआ है, जिनका फादर था, मदर था और भी थे। बट लेटर उनको बरी कर दिया गया था, उनका नहीं रोल था। 2 का ही रोल देके एक हमारे जो सेशन कोर्ट के अंदर जब प्लीड हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो 109 गवाह इस केस के अंदर बनाए गए थे। 109 विटनेसेस थे, और 109 विटनेसेस में से 66 विटनेसेस को क्या किया गया था, एग्जामिन्ड। इट मीन्स उनकी गवाही जो हुई थी वो 66 गवाह अपनी एविडेंस देके गए थे। बाकी क्यों नहीं है? कुछ क्या होता है, इरेलेवेंट होते हैं। जैसे एक ही सेट के क्या होते हैं गवाह, 3 सेट हो गए, 3 बंदे। जैसे एक ही जगह जब किसी ने अकरेंस देखा, 3 बंदे हैं, अगर 2 बंदों की गवाही हो जाती है कोरोबरेशन के लिए, मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर हमारे को सॉलिड करना है केस, तो हम ज्यादा गवाही कराएं, और ज्यादा गवाहियां कराते हैं जो एडवोकेट्स को, तो हमें पता है जो हमारी टेक्निकल है, तो उसमें हमारे लिए भी नुकसान होता है, प्रोसिक्यूशन को नुकसान होता है। कोई दूसरी बात बोल जाए, कोई दूसरी बोल जाए, तो वो फंसता है और वो चीज हमारे फेवर में नहीं आती। तो विटनेसेस जो एग्जामिन्ड हुए थे 66 आउट ऑफ 109 में से 66 हुए। और एट द एंड ऑफ द डे, जब सेशन ट्रायल के बाद में एक रिजल्ट आता है, रिजल्ट में क्या चीज है, दोनों पार्टीज को क्या चीज किया गया, सर्कमस्टांशियल एविडेंस बेस के ऊपर। सर्कमस्टांशियल क्या होता है कि कोई आई विटनेस था, देखा ही नहीं किसी ने कि किसने मारे हैं, बट वहां की सिचुएशन को देखते हुए, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि आदमी कौन अवेलेबल था मौके के ऊपर, उनको क्या कर दिया गया, गिल्टी किया गया मर्डर केस के अंदर दोनों को। और ये जो केस था बड़ा हाईलाइटेड था और ब्रूटल मर्डर की डेफिनेशन में आता था। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हीनियस क्राइम हो गया भाई सीधे तरीके से। और साथ में ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखा जाता है कि इसकी जो घटना का है ग्रेविटी क्या है, उसको देखते हुए हमारे हिसार कोर्ट ने 2 एक्यूज को, इनको जो है वो फांसी की सजा सुनाई थी 2004 में। फांसी की सजा 2004 में सुना दी? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक फांसी नहीं दी गई इनको। अभी सुनो ना, मैं आगे बता रहा हूँ उसके पीछे क्या है। सजा सुनाना, लोअर कोर्ट एक सबसे छोटी कोर्ट मानी जाती है, जो सेशन कोर्ट होती है। जी जी। तो फिर क्या होता है कि भी लोअर कोर्ट के बाद में हमारे पास जो प्रोविजन होता है, हम अपील का प्रोविजन है। तो इन्होंने अपील फाइल की कहां पे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर, कि भी हमारे को जो फांसी की सजा दी गई है, हम मौके पे थे ही नहीं, या जो भी प्ली लेके चले कि भी हमने कोई काम किया ही नहीं, ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। तो हाई कोर्ट ने इस सजा को 2005 के अंदर क्या किया, इस फांसी की सजा को लाइफ उम्र कैद में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग ये चीज है इसमें। लेकिन क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, स्टेट दोबारा से स्टेट और कंप्लेनेंट ने सुप्रीम कोर्ट तैयारियां कर दी। वो आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। वो तैयारियां कैसे होंगी, क्योंकि आपके पास अपील का प्रोविजन था, अपील इन्होंने वो किया, एडमिट करने के बाद में ऑनरेबल जो कोर्ट है अपना हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग। उसके बाद में क्या हुआ, स्टेट दोबारा से उसकी आगे अपील की उसने की भी हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपेक्स कोर्ट में, कि जो ये फांसी की सजा को उसमें उम्र कैद में बदला, ये गलत किया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। उसी का फिर 2007 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वही सजा उसको फांसी में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया। ओके, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि भी 2010 उसमें क्या 7 में फांसी की सजा दोबारा से बरकरार कर दी कि भी जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया वो गलत किया था, अब इसको फांसी की ही सजा देनी चाहिए। हो गया। उसके बाद में फांसी की सजा होने के बाद रिव्यू पिटीशन फाइल हुई, वो भी फांसी की सजा रही। उसके बाद में इन्होंने गवर्नमेंट जो अपनी गवर्नर होता है हरियाणा का, वो मर्सी पिटीशन होती है, दया याचिका जिसे कहते हैं,
दया याचिका लगाई कि हमारे साथ में क्या चीज है, अन्याय हो रहा है, तो हमें क्या दिया जाए, अन्य इसके लिए हमें फांसी की सजा ना दी जाए। तो ऑनरेबल यहाँ गवर्नर है हमारे हरियाणा के माननीय, उन्होंने क्या चीज किया, इसको ना देते उनकी रिजेक्ट कर दी। फिर क्या हुई कि हमारे पास 72(1) जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, सेक्शन है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दया याचिका प्रेसिडेंट जो हमारा राष्ट्रपति होता है वहां पे लगाने का राइट होता है। तो वहां पे 72(1) के तहत जो वहां पे जो हमारे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास दया याचिका, जिसको मर्सी पिटीशन फाइल की गई इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से। लेकिन क्या थे उस टाइम, प्रतिभा पाटिल जी हमारी जो माननीय राष्ट्रपति होते थे, तो ये जो था ये मैटर लंबा खिंच गया, जिसमें क्या चीज है, उन्होंने डिसीजन अनआंसर्ड जो है वो आगे चलता रहा, उनके ऊपर कोई संज्ञान ना लिया गया। और इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, दोबारा से राष्ट्रपति हमारे जो माननीय राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, उसके पास में ये दया याचिका उन्होंने नहीं डिसाइड उन्होंने प्रतिभा पाटिल जी ने नहीं की, और उसकी जो थी वो कहाँ पहुंच गई, मुखर्जी के पास में, जैसे हमारे, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के पास, जब हमारे प्रेसिडेंट बने। तो राष्ट्रपति जी ने उनकी क्या चीज थी, जो दया याचिका थी वो रिजेक्ट कर दी। ठीक है, रिजेक्ट कर दी, इट मींस रिजेक्ट करना क्या हो गया कि फांसी की सजा एज इट इज बरकरार होगी। ठीक है, बरकरार होगी। ठीक है, उस ड्यूरेशन में अब आता है कि वो प्रोसीजर दोबारा से, जब ये इस ड्यूरेशन में क्या थे, ये अंबाला, दोनों ही एक्यूज अंबाला जेल के अंदर कन्फाइंड थे, और अंबाला जेल के अंदर जब कन्फाइंड थे तो इन्होंने क्या चीज है, जो तैयारियां होती हैं सजा की जो होती है ना, कि फांसी के लिए टाइम भी मुकर्रर कर दिया गया, उस हिसाब से इनकी जो रिहर्सल होती है वो की होगी। लेकिन वो जो रस्सी के ऊपर उतना वजन लटका के चेक करते हैं, वो सारा रिहर्सल होता है, सारा वो कंप्लीटली हुआ। उसके बाद में क्या चीज है कि जैसे आप समझेंगे चीजों को, फांसी की सजा बरकरार रहेगी, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब ने उनको क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया। बट क्या होता है कि उसके बाद में एक, जब देखा कि यार ये तो फांसी लगने ही वाली है, तो एक सिंपल सा चीज किया गया केस के अंदर, कि भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जो सिविल राइट्स के लिए जो एसोसिएशंस लड़ती हैं, एनजीओस लड़ते हैं, उन्होंने एक, ये 2013 में फांसी की जो सजा थी ना प्रेसिडेंट साहब ने, हाँ 13 के अंदर, अप्रैल 13 के अंदर रिजेक्शन में की थी। लेकिन क्या हुआ कि 2014 के अंदर दोबारा से एक जो हमारी जो थी ना सिविल राइट्स के लिए ग्रुप है एक, जिसको हम यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने एक पिटीशन फाइल की अपेक्स कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट में। उसमें ये प्ली ली गई कि जो ये मर्सी पिटीशन जो डिसाइड हुई ना, उसमें डिले हो गया, बहुत डिले हुआ है, उस डिले की वजह से जस्टिस नहीं हो पाया, और उस डिले की वजह से, जस्टिस ना होने की वजह से जो आदमी तिल तिल मर रहा है, उसको क्या चीज है, इसका सफर हुआ। उसी चीज को देख के ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने, उस फांसी की सजा को दोबारा से उम्र कैद में बदल दिया, डिले होने के बाद। हाँ, देख लो, मर्सी पिटीशन के बाद भी ऑनरेबल मर्सी पिटीशन भी रिजेक्ट होने के बाद में, इस ग्राउंड पे कि ये डिले होगी, इतने दिन जब रिजेक्शन का जो टाइम पीरियड था बहुत ज्यादा कंज्यूम किया गया, इस वजह से क्या चीज है, इनको उम्र कैद, सॉरी फांसी को उम्र कैद के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो 2014 में इस फांसी को दोबारा से, हमारे जनवरी में 2014 में इसको क्या कर दिया गया, फांसी को उम्र कैद में बदल दिया गया। ठीक है, अभी मेरा एक छोटा सा सवाल, जो 2001 से 2014 तक जो कंटिन्यू केस चले हैं, तब तक ये अरेस्ट में रहे? बिल्कुल, अब तक ये कंफर्म उसमें थे, जेल के अंदर। अब तक, अब क्या हुआ, आज क्यों बूम आया इस चीज को लेके? अब तक शांति से सब बैठे थे, किसी को कुछ नहीं पता था। बट क्या है, कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती रहती है। अब हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुई थी, जिसमें अंतरिम बेल मांगी गई थी, अंतरिम जमानत, कि लगभग अगर मैं बात करूं 2001 से वो किस चीज में थे, कस्टडी में थे, और 2025 तक है, अराउंड 24 साल का टाइम पीरियड उन्होंने जेल में काटा है। तो उसके लिए एक इंटरिम बेल जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई, और उसका फैसला सुनाते हुए इसी महीने उसका डिसीजन आया कि इनको जो अंतरिम जमानत है उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। तो आज जो ये बर्निंग इशू बना हुआ है, वो इसी सिलसिले में बना हुआ है कि उनकी जो जमानत को अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस ने ले लिया है, और उनको जेल से रिहा भी कर दिया गया है, दोनों को, मतलब कि जमानत पे। बट इसके अंदर कुछ है ना कंडीशन, बीच में उनको कभी जमानत नहीं मिली, पेरोल नहीं मिली। पेरोल का कंसेप्ट अलग होता है, जमानत का कंसेप्ट अलग होता है। जब हीनियस क्राइम होता है, तो इस केसेस में जब लाइफ काट रहे हो आप, और आपको क्या चीज है, लाइफ उम्र कैद हो चुकी है, फांसी की सजा हो चुकी है, और आपकी जो पिटीशंस हैं, आपकी जितनी अपील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक ही डिसमिस हो चुकी हैं, तो आपको बेल का राइट बनता ही नहीं। बट क्या है कि अब लाइफ क्या हो गया कि एक नेचुरल, जब हम कोई भी क्या चीज है, एक रूल्स होता है कि भी जब हम सजा लगातार काट रहे होते हैं, हमारा एक्ट कंडक्ट ठीक रहता है,
तो भी हमारे को क्या चीज है कि भाई कुछ कंसेशन मिलता है, तो उसी बेसिस के ऊपर देखते हुए, तो 24 साल हो चुका है इसका पीरियड, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको क्या दी है, इंटरिम बेल दी है। और रही बात, लेकिन क्या होता है सर्टन केसेस में कुछ आपकी बताऊं कंडीशंस इंपोज कर दी जाती हैं कि आपको थ्रेटनिंग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इस ड्यूरेशन में एक चीज और इंटरेस्टिंग हुई, अगर जो बंदा अगर गिल्टी पाया जाता है किसी के मर्डर का, तो उसकी प्रॉपर्टी में उसका पार्ट जो फैमिली, अभी मेरा सवाल नेक्स्ट था भाई, ये घटना जो सुनने में आई कि प्रॉपर्टी को लेकर ही विवाद था, भाई प्रॉपर्टी हमें मिल जाए एटलीस्ट, लेकिन अब जब उनको बाहर आने की परमिशन मिल चुकी है, तो क्या अब उसके पास ये अधिकार है कि अब वो अपने पिताजी की संपत्ति ले सके? देखो, है तो सिविल केस, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं इसका थोड़ा बताना चाहूंगा। अगर कोई किसी ऑफेंस का गिल्टी है, उसके अंदर राइट नहीं रखता। इवन सारी प्रॉपर्टी जो तीन के भाई के बच्चों में क्या चीज हो चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है, हाँ भतीजों में जो है वो ट्रांसफर हो चुकी है। तो इट मीन्स क्या है, जो प्रॉपर्टी का राइट्स है, देखो अभी केस डालना इज सेपरेट थिंग, बट केस के अंदर आपका राइट लेना इट्स अ सेपरेट थिंग। तो राइट तो नहीं बनता फिलहाल, और रही बात उसका, तो अब ट्रांसफर भी हो चुका है। तो ये चीज था, ये पूरी घटनाक्रम को हमने आपके चैनल के माध्यम से बताया, और ये चीजों की हम सिंपली पुष्टि नहीं करते, हमारे पास जो फैक्ट्स है उन्हीं को हमने आपके सामने रखा। बट आपको सिर्फ इतना जरूर देखना है कि भाई कानून हमारा ऐसा है, कानून हमारे को इतनी रेमेडी देता है, इतने वो देता है, लेकिन हमें भी कानून को फॉलो करना चाहिए, और साथ के साथ ये देखना चाहिए हम थोड़े से लालच के चक्कर में हम बड़ा नुकसान ना कर लें। ये बड़ा आज के दिन है दिक्कत हमारे सब सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। कानून आपको तब तक ही प्रोटेक्ट करता है जब तक आप कानून को फॉलो करते हो। तो भाई यहाँ पे इतनी सारी बातें आपके सामने आई, हमारे साथ मनोज कुश जी बैठे हैं, और मनोज कुश जी की स्पेशलिटी ऐसे ही विषयों पे है, क्राइम पे है। आजकल जो रेप केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर है, रेप केस के ऊपर आपके साथ अभी एक वीडियो आएगी। SC/ST एक्ट की स्पेशलिटी है। तो इस तरीके के सिर्फ ये वो बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें कि आप किसी भी वकील के पास हों, लेकिन अगर आपने कुछ बातें जाननी है तो कुछ साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। दिस इज नॉट एडवर्टाइजमेंट। ये हमारा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हम सिर्फ सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों को अवेयरनेस करने का काम करते हैं, एजुकेट करते हैं, ना कि हम अपने आप को पब्लिसाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव एक्टिविटी है। तो मेरा भी आपके चैनल के माध्यम से सभी से है कि भी लो को फॉलो करो, ज्यादा ज्यादा लो आपके लिए बना है, आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने देगा। तो भाई ये वीडियो इतनी है, वैसे तो इस पर मैं और भी कितनी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतनी है। आपने वीडियो कैसी लगी रेलू राम पुनिया जी के ऊपर ये बातें आपको कैसी लगी, अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।